दफनाया, वो अब मेरे अंदर रहता है। मेरे हाथ मिट्टी को शक्ल देते हैं, जिंदा शक्लें। पर इन्हीं हाथों ने एक ऐसी मूरत गढ़ी जो मेरे अकेलेपन को खा गई और अब मेरी रूह को खा रही है। मैं एक कलाकार था, पर अब मैं एक कैदी हूं, अपने ही बनाए हुए खौफ का। मेरा गुनाह ये नहीं कि मैंने उसे बनाया, मेरा गुनाह ये है कि मैंने उसे तोड़ने के बाद दफना दिया। और अब हर रात मैं उस गुनाह की सजा भुगतता हूं जब दरवाजे पर मिट्टी खुरचने की आवाज आती है। मेरा नाम रोहन है और मैं एक मूर्तिकार हूं। मेरे हाथ मिट्टी को शक्ल देते हैं, जिंदा शक्लें। पर आज मैं आपको अपनी कला के बारे में नहीं, बल्कि उस गुनाह के बारे में बताने आया हूं जिसकी सजा मैं हर रात भुगतता हूं। ये घर, ये स्टूडियो, इसमें आज भी तारपीन और गीली मिट्टी की महक तैरती रहती है। दिन में ये मेरा काम है, मेरी दुनिया है, पर रात होते ही यही महक एक और गंध में बदल जाती है, वो जिसे मैंने गाड़ा था, ताजी खुदी हुई कब्र की मिट्टी की गंध। हर रात ठीक जब घड़ी की सुइयां 12 पार करती है, एक आवाज मेरे बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई खटखटाता नहीं है, बस एक धीमा खुरचने का शोर, जैसे कोई मिट्टी में सने हुए नाखूनों से दरवाजे की लकड़ी को कुरेद रहा हो। मैं जानता हूं ये कौन है, हो भी कौन सकता है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसे मैंने अपने हाथों से दफनाया था। मुसीबत यह है कि वो हर रात वापस आ जाता है। ये बात तब की है जब मैं इस पुराने घर में अकेला रहने आया था, शहर के शोर से दूर, पहाड़ों के बीच। मेरा काम ही मेरा अकेलापन दूर करने का जरिया था। मैं घंटों अपनी मूर्तियों से बात करता था, उन्हें बनाता था, संवारता था, पर एक खालीपन था जो भरता ही नहीं था। उसी खालीपन को भरने के लिए मैंने मनु को बनाना शुरू किया। वो कोई आम मूर्ति नहीं थी, मैंने उसे बनाने के लिए एक खास तरह की मिट्टी मंगवाई थी, उस मिट्टी की खुशबू, और फिर वो खरोच की आवाज। कहते हैं वो मिट्टी नदी के उस किनारे की थी जहां कभी अंतिम संस्कार हुआ करते थे। मैंने उसकी शक्ल एक 10 साल के बच्चे की दी। उसकी आंखों मैंने कांच की बनवाई थी, इतनी असली की रोशनी पड़ते ही लगता था जैसे वो पलके झपका देगा। मैंने अपना सारा हुनर, अपना सारा अकेलापन, अपनी सारी बातें उस मिट्टी के पुतले में डाल दी। मैं दिन रात बस उसी पर काम करता था। उसे बनाते बनाते मैं उससे बातें करने लगा था, अपने दिन के बारे में, अपने डरों के बारे में, सब कुछ। और अजीब बात यह थी, मुझे लगता था जैसे वो सुन रहा है। घर में अब उतना सूनापन नहीं लगता था, पर एक अजीब सी ठंडक रहने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता जैसे स्टूडियो से फुसफुसाने की आवाजें आ रही हैं। मैं जाकर देखता तो मनु अपनी जगह पर शांत खड़ा मिलता, चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान। पर मुझे हर बार शक होता, क्या ये मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी हो गई है? क्या इसकी आंखों की चमक कुछ कह रही है? एक दिन काम करते हुए मेरा हाथ कटा और खून की एक बूंद उसके मिट्टी के गाल पर जा गिरी। मैंने उसे तुरंत पोंछ दिया, पर उस रात से घर में मिट्टी की गंध तेज हो गई। वही नम ताजी मिट्टी की गंध, जैसे कोई अभी अभी जमीन से निकल कर आया हो। मेरे औजार अपनी जगह से हटे हुए मिलते। रात में स्टूडियो का दरवाजा अपने आप हल्का सा खुला मिलता। मैं खुद को समझाता कि यह मेरा वहम है, अकेलेपन का असर है। पर मेरा दिल जानता था, इस घर में अब मैं अकेला नहीं था। मनु सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहा था। एक रात मैं सो रहा था जब किसी के रोने की आवाज से मेरी नींद खुली। पतली दबी दबी सी सिसकियां, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में अपनी मां को ढूंढ रहा हो। आवाज मेरे स्टूडियो से आ रही थी। मेरा खून सर्द पड़ गया। हिम्मत करके जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर मनु अपनी जगह पर नहीं था। कमरे के बीचों बीच उसकी आंखें जो अब एक अलग ही डरावनी चमक लेकर थी। वो पल हर बीतते सेकंड के साथ और भी भयानक होता जा रहा था। तभी एक खून की बूंद उसके हाथों से गिर पड़ी। यह घटना एक मोड़ थी। मनु सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहा था। जमीन पर गीली मिट्टी से बने छोटे छोटे पैरों के निशान थे। वो निशान स्टूडियो के दरवाजे से शुरू होकर मेरे बेडरूम के दरवाजे तक गए थे और फिर वापस स्टूडियो में आकर खत्म हो गए थे। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो रात में मेरे कमरे तक आया था। वो मेरे बिस्तर के पास खड़ा था और मुझे पता भी नहीं चला। उस रात मैंने स्टूडियो को बाहर से ताला लगा दिया।
पर अंदर से खुरचने की आवाजें आती रहीं पूरी रात। अगले कुछ दिन नर्क की तरह थे। वो अब मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। बंद दरवाजे के पीछे से फुसफुसाहट आती, मेरी ही आवाज। अगर आप मेरी ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आप मेरे डर की गहराई को महसूस कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस कहानी को शेयर करें। शायद अगर ज्यादा लोग मेरी कहानी जान जाए तो मैं इस खौफ के साथ इतना अकेला नहीं रहूंगा। एक दिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने तय कर लिया कि मैं इसे खत्म कर दूंगा। मैंने दरवाजा खोला और हाथ में एक भारी हथौड़ा ले लिया। जैसे ही मैं अंदर घुसा, उसकी आंखें थी जैसे किसी और की, एक खौफनाक शख्स की। वो पल याद है मुझे जब उसने मुझसे देखा। उसकी आंखें एक बार फिर मेरे सामने थी। ये वही आंखें थी जो मैं हमेशा से देखना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन खून की एक बूंद उसने देखा। उसकी आंखें गहरी हो गई, एक डर की परछाई। वो खून, वो बूंद एक टर्निंग पॉइंट थी। जब मैंने जाना कि ये सब कुछ बस एक सपना नहीं था। मनु सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहा था, वो ठीक मेरे सामने खड़ा था। उसकी कांच की आंखों में आज कोई मासूमियत नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था। मैंने पहला वार किया। एक भयानक चटकने की आवाज आई जैसे किसी की हड्डी टूटी हो। मैंने दूसरा, तीसरा, चौथा वार किया। मैं तब तक मारता रहा जब तक वो मिट्टी और कांच के टुकड़ों के ढेर में नहीं बदल गया। पर जब मैं उसके चेहरे के टुकड़े को तोड़ रहा था तो उसकी एक कांच की आंख निकलकर मेरे पैरों के पास आ गिरी और मुझे ऐसा लगा जैसे वो आंख अब भी मुझे ही घूर रही थी। मैंने उन मिट्टी डालते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी का कत्ल करके उसे टिकाने लगा रहा हूं। उस रात सालों बाद मुझे सुकून की नींद आई। घर में कोई आवाज नहीं थी, कोई गंध नहीं थी, सब शांत था। पर यह शांति सिर्फ एक रात की थी। अगली रात ठीक 12 बजे मेरे बेडरूम के दरवाजे पर फिर वही आवाज आने लगी, खरों खरों खरों। और इस बार ताजी कब्र की मिट्टी की गंध पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उसकी आंखें थी। उस समय वो बस एक आवाज बन गई थी, एक खौफनाक याद। लेकिन फिर उस खून की बूंद ने सब कुछ बदल दिया। ब्लड ड्रॉप इंसिडेंट, एक टर्निंग पॉइंट। मनु सिर्फ एक मूर्ति नहीं रहा था, मैं पागल होने लगा था। हर रात वो खींचने की आवाज, वो मिट्टी की गंध। मैंने दरवाजे पर अलमारी लगा दी, खिड़कियां बंद कर दी, पर कुछ नहीं बदला। आवाज अब और साफ थी और बेचैन करने वाली। ऐसा लगता था जैसे वो किसी भी कीमत पर अंदर आना चाहता है। एक हफ्ते बाद डर और गुस्से के एक मिले जुले दौरे में मैंने हिम्मत की। मैंने फैसला किया कि आज मैं इसका सामना करूंगा। हाथ में लोहे की रॉड लेकर मैंने एक झटके में दरवाजा खोल दिया। सामने कोई नहीं था, गलियारा खाली था, अंधेरा और खामोशी। पर वो खुरचने की आवाज बंद नहीं हुई, वो अब भी आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं ध्यान से सुनने लगा और तभी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं, मेरे अंदर से आ रही थी, मेरे दिमाग के अंदर से। मैंने कांपते हुए अपने हाथ देखे, मेरी उंगलियां, मेरे नाखून, उनमें ताजी गीली मिट्टी भरी हुई थी। मेरे कपड़ों पर भी मिट्टी के दाग थे। मुझे याद नहीं कि मैं रात में बाहर गया था, मुझे कुछ याद नहीं था। मैं भागकर शीशे के सामने गया, अपनी शक्ल देखी, थकी हुई, डरी हुई आंखें। और फिर एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों की जगह दो ठंडी बेजान कांच की आंखें दिखाई दी, मनु की आंखें। और मैं समझ गया, मैंने जिसे दफनाया था वो मिट्टी का पुतला नहीं था, वो एक खाली बर्तन था। मैंने अपनी तन्हाई, अपने डर, अपनी बातें, अपनी रूह का एक हिस्सा उसमें डाल दिया था और उसने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जब मैंने उस पुतले को तोड़ा तो मैंने सिर्फ उसका जिस्म तोड़ा था। उसकी रूह, वो मेरे अंदर समा गई थी। वो हर रात वापस नहीं आता, वो तो यही है मेरे अंदर। और हर रात वो मेरे जिस्म का इस्तेमाल करके बाहर जाता है, उसी बरगद के पेड़ के नीचे, और अपनी कब्र को खोदने की कोशिश करता रहे। वो अपने पुराने घर को वापस पाना चाहता रहे। अब मुझे नहीं पता कि रोहन कौन है और मनु कौन। दिन में मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, पर जैसे ही रात होती है मेरे जिस्म पर मेरा काबू खत्म होने लगता है। मेरे हाथ खुद ब खुद उस बरगद की तरफ बढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। मेरे नाखूनों में हर सुबह ताजी मिट्टी होती है और मेरे दिमाग में वो खुरचने की आवाज अब एक पल के लिए भी बंद नहीं होती। वो हर रात थोड़ा और खोदता है। मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं, पर वो बहुत ताकतवर है। वो मेरे ही हाथों से अपनी कब्र खोद रहा है। मैं बस ये सोचकर कांप जाता हूं कि जिस दिन वो सारे टुकड़े बाहर निकाल लेगा, उस दिन वो क्या करेगा।
क्या वो उन टुकड़ों से खुद को दोबारा बनाएगा, या इस बार उसे बनाने के लिए वो मिट्टी की जगह मेरा इस्तेमाल करेगा? अगर आप मेरे इस मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर जरूर करें।